नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। ओलंपिक नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुश्ती के फाइनल में विनेश फोगाट पहुंच गई थी और सबको उनसे गोल्ड की उम्मीद लगी हुई थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आती हुई विनेश फोगाट अब फाइनल में नहीं खेल पाएंगी। ओवरवेट होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 50 केजी वर्ग में अयोग्य घोषित हो गई हैं विनेश फोगाट और मात्र 50 ग्राम ज्यादा वजन बताया गया है विनेश फोगाट का, जिस वजह से उन्हें इस 50 केजी वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट आज ही फाइनल जो होने वाला था वो अब नहीं खेल पाएंगी। हो पाया। कल विनेश फोगाट अपना वेइन में जब जो प्रोसेस है उसके हिसाब से अपने वेइन में अपना वेट मेंटेन कर पाई, पर 3 बाउट्स करी उन्होंने दिन भर। उसके बाद जिस उन बाउट्स के बाद जो हाइड्रेशन और जो खाना खाया उसके बाद उनका वेट करीब 2 किलो ऊपर था। उसके बाद पूरी रात टीम ने अपनी पूरी मेहनत करी, जद्दोजहद की कि किसी तरह वो वेट अपनी कैटेगरी के हिसाब से आ जाए। उनकी 50 किलोग्राम्स की कैटेगरी है। उस मेहनत की वजह से वो इतना करीब तो आ गई जिसमें उनका वेट करीब 100 ग्राम के करीब रह गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो 15 मिनट की विंडो होती है जिसमें उनको वे इन करना था, उस विंडो में वो कुछ ग्राम जो ऊपर थी वो कम नहीं कर पाई। टीम ने पूरी कोशिश की, हर तरह की कोशिश की, लेकिन वो रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ पाया और इसी वजह से रूल्स के मुताबिक अब विनेश फोगाट अपना गोल्ड मेडल मैच नहीं लड़ पाएंगी। और क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन वेइन मैच नहीं कर पाई हैं, इसकी वजह से उनको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा पेरिस में। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी है भारतीय स्पोर्ट्स के लिए और खासकर विनेश के लिए। गौरव, एक सवाल फैंस ये जानना चाह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब भारतीय फेडरेशन के पास अपील करने का कोई मौका है या अब कोई चांस नहीं है? जी, अपील का कोई मौका नहीं है। अपील अगर भारतीय फेडरेशन अगर अपील करेगी तो रूल्स के हिसाब से उनके पास कोई ऐसा रूल में प्रावधान नहीं है जिसमें अमृत वो अपील कर सकते हैं। अपील तभी होती है जब अनफेयर प्ले की सिचुएशन हो या इस तरह की कोई बात हो। अभी तो जो सिनेरियो है वो रूल्स के मुताबिक विनेश और उनकी टीम को भी मालूम था। इससे उनको पूरी तरह से विनेश की टीम इस बात को जानती थी, इसलिए ही पूरी रात मेहनत की गई अमृत। और मुझे ये जानकारी भी है कि टीम ने सुबह बहुत रिक्वेस्ट किया वेन पर कि उन्हें थोड़ा सा मौका और दिया जाए, थोड़ा समय और दिया जाए। पूरी रात विनेश ने मेहनत की थी, साइकिलिंग की, रनिंग की, स्किपिंग की, पूरी कोशिश की कि ये वजन निकल जाए, लेकिन हो नहीं पाया। और अब मैं सुन रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि आप अपील कर सकते हैं और भारतीय कंटिंजेंट को अपील करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अपील की कोई गुंजाइश है नहीं और अब विनेश फोगाट अनफॉर्चुनेटली अपना मुकाबला लड़ नहीं पाएंगी और यहाँ से भारत को डिसअपॉइंटमेंट ही देखनी पड़ेगी। गौरव, अपील भी हम नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर हो चुका है। वेट कैटेगरी भी हमारी ज़्यादा थी। अब एक ये सवाल भी है कि क्या सिल्वर मेडल, क्योंकि अब मैच गोल्ड मेडल का जो मुकाबला था, क्या उन्हें सीधा गोल्ड मिल जाएगा या ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेला जाएगा? सिल्वर मेडल इस वेट कैटेगरी में शायद किसी को नहीं मिले। जी बिल्कुल अमृत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिल्वर मेडल शायद इस जो रूल्स है उसके हिसाब से फाइनल मुकाबला तो होगा नहीं। जो दूसरी एथलीट थी अमेरिका की, उनको सीधा गोल्ड मेडल मिलेगा और ब्रॉन्ज मेडल जो आप जानते ही हैं कि रैपिड के थ्रू ब्रॉन्ज मेडल्स के मैचेस होते हैं, तो वो किया जाएगा और ब्रॉन्ज मेडल जो एथलीट जीतेंगे 2 ब्रॉन्ज मेडल वो दिए जाएंगे। पर हाँ, इस वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल नहीं दिया जाएगा। तो दोपहर 3 बजे तक संसद में बोलेंगे खेल मंत्री। एक बेहद दुखद खबर पेरिस ओलंपिक्स में, क्योंकि गोल्ड की उम्मीद यहां पर पूरे देश को थी, लेकिन बहुत बड़ा झटका उस वक्त लगा जब फाइनल मुकाबले को लेकर खबर ये आई कि विनेश फोगाट अब फाइनल मुकाबले के लिए ओवरवेट की वजह से अयोग्य करार हो गई हैं। ऐसे में बहुत
तो देखिए इस वक्त ये और ज्यादा दुखदाई खबर कि अब किसी कैटेगरी में वो खेल नहीं पाएंगी, इसके लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जा सके, क्योंकि ओलंपिक्स का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर आप इस तरीके से कुछ अनफेयर गेम नहीं हुआ है तो इसके अलावा किसी और दूसरे वजह से आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल साइट एक्स पर यह पोस्ट किया गया है, आप भारत का गौरव हैं। आज का झटका दुख देता है, लेकिन आप भारत के गौरव हैं, आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। और हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर सीधे पेरिस से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं और उनसे ही हम सीधे जानते हैं संजय सूरी। संजय, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि हर भारतीय इस वक्त उम्मीद लगाए बैठा था कि गोल्ड आएगा भारत के पास, जिस तरीके से विनेश फोगाट खेल रही थी। अब इस बीच ये बड़ा झटका कि वो अब इस मैच को खेल ही नहीं पाएंगी, 50 केजी वर्ग में वो फाइनल में खेलेंगी ही नहीं। जी, हम सब सोने की तरफ निशाना लगाए बैठे थे और ये उम्मीद सब लगा के बैठे थे कि इस खेल में, इस ओलंपिक्स में ये सोना हमारे पास आएगा। लेकिन ये जो हुई है घटना, ये तो कोई संभावना इसकी कोई दूर दूर तक से नजर नहीं आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू जिसे कहते हैं, ये एक समस्या आ गई है और इसका नतीजा ये है कि ये सोना अपने हाथ से गया, जबकि ये लग रहा था कि अपना है और ये जीत पाएंगी। और यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि जो नियम है ओलंपिक्स के बहुत ही कड़े हैं और वजन जब लिया गया तो 50-100 ग्राम ऊपर हो गया, तो इस बुनियाद पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन ये भी हमको जानना पड़ेगा कि ये नियम जो है सब पर लागू होते हैं और अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि ये वजन गलत लिया गया। तो अब देखना पड़ेगा कि जो अब भारतीय अधिकारी हैं उनका क्या रोल रहा, जो खिलाड़ी हैं उनका अपना क्या रोल रहा, और इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी बात जो है अपने हाथ से निकल गई है, इसके पीछे क्या है। संजय, चूंकि जब बात गेम्स की होती है और भारत इस पे बहुत जब आस लगाए बैठे था, तो क्या इससे पहले ऐसा कभी किसी कुश्ती के खिलाड़ी के साथ हुआ है कि भाई वजन अगर ज्यादा हो क्या हो तो उन्हें मौका दिया क्या हो, या इसके लिए आप दोबारा से किसी तरह के से वहां पर प्ली कर सकें कि भाई इसे दूसरे वर्ग में शामिल किया जा सके? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सब है अरेंजमेंट, सारा प्लान बहुत पहले से तय होता है, तो ऐसी कोई संभावना है नहीं और ऐसा हुआ नहीं मेरी जानकारी में कि एक इवेंट को ही पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि कोई खिलाड़ी वजन से ऊपर आया। तो ऐसा अगर होना है तो फिर सारी गेम्स की रीशेड्यूलिंग होनी पड़ेगी और बहुत ही टाइट जो प्रोग्राम रहता है उसमें गुंजाइश है नहीं ये हो जाए, और ऐसे कोई नियम है भी नहीं जो नियम कह सके कि अगर कोई वजन से ऊपर आया है तो हम तिथि ही बदल देते हैं, 3 दिन का समय देते हैं, आप वजन को काबू में लाइए और फिर हम ये स्पोर्ट करेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई गुंजाइश संजय, चूंकि अभी जो हम सुन रहे थे एक्सपर्ट्स को, उनका कहना है कि भाई ये अचानक से हुआ भी नहीं है, क्योंकि कल ही उनका वजन जो है वो 2 केजी के आसपास बढ़ा हुआ बताया जा रहा था और उसके बाद रात भर उन्होंने मेहनत की कि इस वजन को कम किया जा सके और उन्होंने कम भी काफी हद तक कर लिया, सिर्फ 50 ग्राम ज्यादा वजन पाया गया। तो क्या उस दौरान जो खान पान, लाइफ स्टाइल, वो जो एक टाइम टेबल होता है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई? देखिए, ये तो अब भारतीय अधिकारी और भारतीय खिलाड़ी ही हमें बता पाएंगे कि गड़बड़ी कहाँ हुई, लेकिन गड़बड़ी हुई है इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये तो हुआ है। और अगर कुछ दिन पहले से ही पता था कि वजन बढ़ा हुआ है तो फिर एक रात में पूरा आप कितना स्किपिंग करके कितना घटा लेंगे, तो ये कब ये चौकने हुए सब, कब उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने, खिलाड़ियों ने कहा कि अब ये जो है अब हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और अपने आप को जरा क्वालिफाई करने के लिए अपना वेट कंट्रोल करें। और जो संजय, आईओए के अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उनसे भी प्रधानमंत्री ने खुद बात की है ताकि विकल्प पर बात की जा सके,
क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जहां एक बड़ी उम्मीद थी वहां पर सीधे आप शून्य पर आ जाएं कि आप मैच खेल ही ना पाएं और उससे पहले आप अयोग्य घोषित हो जाएं। ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से बातचीत किया गया पीटी उषा से, तो क्या हम माने कि उम्मीद अब भी जिंदा है? छोटा बड़ा 50-100 ग्राम हो तो उसमें बाद लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाया नहीं है तो भैया क्या बता। फेडरेशन और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए वो जो बात करेंगे बदलेंगे और सब मिल करके विचार विमर्श करके बात करेंगे। तो देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं भाई देशवासियों के लिए मैं यूँ कहता जो भाई निराश ना हो, एक दिन जो करेंगे। मैं अगला 28 ओलंपिक उसके लिए जो संगीता को उसमें कुछ दिन दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ, उसके भी जो पीछे ला के और बजरंग को बोले आपने भी करो कोशिश, और फिनिश भी जो आएगी उसके बाद में जो है 4 साल गणे होते मैं कहूँ बेटा 4 साल और करो। आप दोबारा तैयारी कराएंगे? हाँ बिल्कुल कहूँ अभी दोबारा तैयारी करो, 4 साल ज़्यादा नहीं होते। ठीक है। तो महावीर फोगाट ये विनेश फोगाट के चाचा हैं और उन्होंने कहा कि भाई आप दुखी मत होइए, क्योंकि एक जब आप खिलाड़ी की बात करते हैं तो खिलाड़ी के साथ बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनफॉर्चुनेट तरीके से भी सामने आ जाती है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से तैयारी होगी, एक बार फिर से पहुंचेंगे और गोल्ड जरूर लेकर अपने देश के लिए आएंगे। हालांकि इस वक्त सभी जो है वो इस खबर के सामने आने के साथ बेहद दुखी हैं कि भाई जहां पर हमें बड़ी उम्मीद थी वहां पर उस गेम को खेलकर जीत और हार होती, क्या मिलता नहीं मिलता ये तब की बात होती, लेकिन खेलने से पहले ही मात्र 50 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट जो है उससे अयोग्य घोषित हो जाती है। ये ज्यादा दुख देने वाली खबर। और हमारे साथ जुड़े हुए थे संजय सूरी, न्यूज़ 18 संवाददाता सीधे पेरिस से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। दोपहर 3 बजे का वक्त। और अब बात बिहार में जारी सिपाही भर्ती परीक्षा की, जहां पर बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा जारी है। 1000 से अधिक सिपाही की भर्ती होने वाली है। 12 बजे से 2 बजे तक का वक्त जब ये परीक्षा चलेगी और 545 सेंटर बनाए गए जहां पर ये परीक्षा इस वक्त हो रही है। 17,87,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वक्त ये परीक्षा चलती हुई। परीक्षा में किसी भी लीक को रोकने की हर कोशिश इस वक्त की गई है। और ऐसे में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जिसमें 17,87,720 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और 1000 से अधिक सिपाही की भर्ती होनी है। 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा इस वक्त चल रही है। 2 बजे परीक्षा खत्म होने के बाद इन अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह का प्रश्न आया, व्यवस्था कैसी थी, लेकिन इस वक्त किसी तरह की लीक ना हो, कहीं कोई अव्यवस्था ना रह जाए, इसकी गुंजाइश शून्य रहे। ऐसे में इसे लेकर तमाम इंतजाम किए गए थे और आपने देखा कि यहां पर सेंटर्स पर पहुंचे अभ्यर्थियों को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां तमाम चेकिंग्स के बीच अंदर भेजा गया। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी सतर्क रहें, ये न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है। किसी भी तरह के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, आप ठगे जाएंगे। संदिग्ध गतिविधि अगर आपको कहीं से कुछ नजर आती है, कोई आपसे अप्रोच करने की कोशिश करता है तो पुलिस को इसकी जानकारी दीजिए। EOU के हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कीजिए और इस नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं। नंबर है 8544428404। इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। साइबर सेल bihar@nic पर आप जानकारी दे सकते हैं। आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। फर्जीवाड़े की जगह अपने टैलेंट पर आप भरोसा करें, क्योंकि यही वो एक रास्ता है जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हैं।
और अब बात बांग्लादेश में हो रही हिंसा की, जहां बांग्लादेश में हालिया हिंसक प्रदर्शन, वहां तेजी से बदले हुए हालातों के बीच वापस लौट रहे भारतीयों में हिंसा का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। याचू ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा की खौफ की कहानी सुनाई, आप भी सुनिए। It's all about local Bengalis जिन पे अटैक हुए हैं, बट इंडियंस के लिए it is quite safe for the expats. So now flight services has also been resumed, so it's not a problem. इंडिया ट्रीटमेंट के लिए आया है। ट्रीटमेंट के लिए? जी, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो में। तो वहाँ क्या सिचुएशन है? हिंदूज की क्या कंडीशन है वहाँ पर? ना इजिया से। अभी क्या सिचुएशन है बांग्लादेश में? ओके नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो राइट्स वगैरह हो गए थे वहाँ, हमने देखा काफी ज्यादा तोड़फोड़ और वायलेशन हो गया। सम वायलेंस इन एरिया, सम एरिया। वहाँ पर मेरा सरकार तो देश पे नहीं है, एखन मेरे देश पे स्टूडेंट में कुछ बोला था। हमारा देश एखन या सेना बाहिनी के प्रदेश में। स्टूडेंट की क्या कंडीशन? स्टूडेंट एखन ठीक है से स्टूडेंट एखन पैनिक है वहाँ है। The ground realities army has taken over the situation and currently situation is good. तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरों ने बिहार में भी सियासी हलचल को तेज कर दिया है। अब हिंदुओं के बांग्लादेश से पलायन की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के नागरिकों को शरण देने के लिए देश में सीए और एनआरसी लागू करना ही होगा, और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनकी देश विरोधी मानसिकता साबित होगी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक से बात की पटना संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक। अजय जी, आपने एक एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें आपने कई सारी बातें लिखी, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है उस पर क्या है इसका मतलब? देखिए, बांग्लादेश में जो हालात हैं वो हमारे लिए बहुत चिंताजनक हैं। उनकी आंतरिक व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस आंतरिक व्यवस्था परिवर्तन में मामला कट्टरपंथियों के हाथ में जाता हुआ दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। 1,35,00,000 हिंदुओं हुए, चुन चुन के टारगेट करके मारा जा रहा है। वो कहाँ जाएंगे? अपनी जान कहाँ से बचाएंगे? तो समय आ गया है, भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो आएंगे भारत में ही, और हमें उन्हें नागरिकता देनी ही पड़ेगी। सीए एनआरसी हमने इसीलिए लाया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव दूसरे राष्ट्रों में किया जाता है, अगर वो भारत आए तो उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। और साथ के साथ जो 4 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में अवैध रूप से बसे हुए हैं, उनको वापस भेजने का इंतजाम होना चाहिए। इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। भारत का मुसलमान या भारत के अल्पसंख्यक बिल्कुल सुरक्षित हैं, बस अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की आवाज न बने। लेकिन कुछ पार्टी ऐसे भी है जो सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। अब वो सवाल उठाने का समय खत्म हो गया। बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, 1,35,00,000 हिंदू किसके सर पे जाएंगे? अब जो सवाल उठाता है इसका मतलब उसके मन में सांप्रदायिकता, जहर और कट्टरवादी शक्तियों के साथ खड़ा होने का उसकी इच्छा है। तो मतलब आप चाहते हैं कि पूरे देश में अब सीए एनआरसी लागू हो? होना ही करना ही पड़ेगा आपको। आप ये 1,35,00,000 विस्थापित हिंदू जब आएंगे तो उनको आप क्या, किस कानून के तहत उनको नागरिकता दीजिएगा? कैसे बसाइएगा? जो आपको निकालना है अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, उनको कैसे निकालेंगे आप? तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, जिन्होंने एक बड़ी मांग की और बड़ा सवाल भी खड़े किए हैं। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और पटना में मेट्रो का काम इस वक्त तेज गति से चल रहा है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मेट्रो के काम का जायजा लिया। अभी पहाड़ी और रानीपुर में मेट्रो डिपो का निर्माण किया जा रहा है। मेट्रो डिपो बनाने के लिए 37 भवन को यहां से हटाना होगा, जिसे चिन्हित तक कर लिया गया है। सभी को 1 सप्ताह में खाली करा लिया जाएगा, और ये माना जा रहा है कि जगह खाली कराने के बाद मेट्रो के काम में और ज्यादा तेजी आएगी। जायजा लिया पटना संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेज गति से जारी है। पटना जिलाधिकारी की तरफ से लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। पहाड़ी और रानीपुर में मेट्रो डिपो का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ दुविधा आ रही है, जिसके लिए 33 मकानों को चिन्हित किया गया है। असर कई मकानों को, कई संरचनाओं को चिन्हित किया है आपने।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विनेश फोगाट की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है, विनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये और एक और बड़ी खबर, इस वक्त अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट बेहोश हो गई। विनेश फोगाट का आत्मविश्वास, उनकी मेहनत जो है वो इस वक्त इतिहास रचती हुई नजर आएंगी। तो विनेश फोगाट की सेहत को लेकर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। देखिए, एक खिलाड़ी के तौर पर एक सफर रहता है, वो कड़ी मेहनत, वो संघर्ष, वो जज्बा, हौसला, जुनून, जिसकी कहानी विनेश फोगाट ने यहाँ पर बचपन से लिखनी शुरू कर दी थी। गीता बबीता को अपने आंखों के सामने किस तरह से उन्होंने देखा, और फिर उनके चाचा को भी हम सुन रहे थे, महावीर फोगाट, जिनकी अपनी एक अलग संघर्ष की कहानी रही है। बेटियों को उन्होंने इस कदर धाकड़ बनाया कि आज वो देश की बेटियां कहलाती हैं। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी, और उन्हें भी पूरी इस बात की उम्मीद थी कि गोल्ड जो है वो भारत के नाम ही होगा। अमेरिका की कुश्ती की चैंपियन सारा एन से उनका मुकाबला यहां पर होने वाला था। वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी थी, और ऐसे में कहा जा रहा था कि विनेश फोगाट उन पर जीत जरूर हासिल करती। जाहिर सी बात है, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, पूरा देश इस वक्त आहत है। लेकिन इस बीच एकजुटता यहां पर देखिए, हर कोई विनेश फोगाट के साथ में है, हर कोई उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि जो सफर उन्होंने यहां पर तय किया है वो अपनी कड़ी मेहनत, अपने संघर्ष के बूते तय किया है। देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है, देश का सिर ऊंचा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरह से विनेश फोगाट ने देश का सर ऊंचा किया है, और हर कोई उनकी इस वक्त तारीफ यही कर रहा है कि विनेश फोगाट ने जिस जज्बे के साथ से पिछला मैच जो है 5-0 से जीता है, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक ऐसा मुकाबला यहां पर भारतीय महिला रेसलर के जरिए देखने को मिला था, जिसने इतिहास रच दिया था। इतिहास रचने से एक और कदम यहां पर विनेश फोगाट दूर थी। हालांकि ये दूरी थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन आप देखिए, आप उनके चाचा महावीर फोगाट को भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 साल का और वक्त आएगा। यहीं पर जो कहानी है वो यहां पर नहीं थमी है, अभी कहानी और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी। और अमृत हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, तबीयत यहां पर खराब हो गई है विनेश फोगाट की। जी बिल्कुल, देखिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मेरे साथ आनंद भी यहीं पर है। आनंद, अवेयर आप हैं, आप इन चीज़ों से लगातार जूझते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तबीयत खराब हो गई है विनेश फोगाट की, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सेटबैक एक जो लगा है, इस पे फर्स्ट रिएक्शन तो मैं आपको ये जानना चाहूंगा, बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपको कवर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको समझना चाहिए कि 100 ग्राम से वो डिस्क्वालीफाई हुई हैं। 100 ग्राम कितना होता है? हमारे बदन में अगर 100 ग्राम ऊपर नीचे हर रोज कम से कम 900 ग्राम से 1 किलो। फोन का वेट उससे ज्यादा है, ये फोन का वेट उससे ज्यादा है। ये कम से कम 350-400 ग्राम का फोन है। 100 ग्राम की वजह से वो हारी है, और पूरी रात उन्होंने अपनी बॉडी में से पानी को कम करके इस वेट कैटेगराइजेशन में आने की कोशिश की है। उसके बाद अगर 100 ग्राम से कोई खिलाड़ी छूट जाता है, जिसको रियो 2016 में भी उसको तकलीफ हुई, वहां भी उसका छूट गया, पैर टूट गया था उनका। टोक्यो 2021 में भी उनको, टोक्यो 2021 में कहा गया था कि खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का है, और फिर उनको सेटबैक भी। अब 1 साल से नी सर्जरी के बाद वापसी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 12 सीट पर चुनाव होगा राज्यसभा की। ये 12 सीटें, राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना, बिहार की 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अब 12 सीटों को लेकर जानकारी सामने आ गई है। 14 से लेकर 21 अगस्त आप नामांकन कर पाएंगे। 3 सितंबर को यहां पर इस राज्यसभा की 12 सीट पर चुनाव, जिसे लेकर इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, और 12 सीटों पर यह चुनाव होने वाला है। बिहार की 2 सीटें इसमें शामिल हैं, जहां पर चुनाव होंगे। 14 से 21 अगस्त तक नामांकन किया जा सकेगा। वहीं 3 सितंबर को जरूरत हुई तो मतदान होगा। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के सांसद बनने के बाद राज्यसभा की 2 सीटें जो हैं वो खाली हुई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।